बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, अपने को पता भी नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बोलो क्या बात कर रहे हो सर? कभी आप कैब में बैठे हो? बोलो यस। कभी आप रेस्टोरेंट गए हो? बोलो यस। कभी बस में बैठे हो? बोलो यस। सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया? हाय साहिल। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया? यस। मोबाइल रिचार्ज कराया? यस। टाटा स्काई? यस। कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। जब भी कोई कमर्शियल डीलिंग्स होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाएगा। क्या सर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है ये? गुड मॉर्निंग यश। क्या सर ये बिजनेस में होता है यूज कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नहीं होता क्या? आंसर इज यस, बोथ इन बिजनेस एज वेल एज, गुड मॉर्निंग अदिति, बिजनेस में भी होता है और डे टू डे लाइफ में भी। सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अनअकैडमी से, पता है आपको? हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ही बताया है साहिल जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैब बुक करते हैं, बस में बैठते हैं, इनफैक्ट कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो या मोबाइल रिचार्ज करते हो, जहां पर भी पैसों का गेम आता है ना दोस्त, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इतनी सी बात समझ आ गई क्या? इसीलिए बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या? चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। क्लियर है यहां तक बात? बिजनेस और डे टू डे लाइफ में दोनों जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का रोल होता है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को राइट मिलता है, कुछ राइट होता है और कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करने से जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है बेटा, उनके ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड अंडर ऑब्लिगेशंस। बोलो ऐसा कैसे सर? तो फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए मेरे को अपना ये मोबाइल फोन बेचना है बेटा, मोबाइल फोन बेचना है और मैं चाह रहा हूं कि ये मोबाइल में 3,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। क्या नेहा इस मोबाइल को 3,000 रुपीज में परचेज करना चाहेगी? बोलो जल्दी से, यस और नो। 3,000 रुपीज में नहीं, नेहा को ऑफर दिया बेटा, नेहा ने ये सर बोल दिया है, ठीक है। आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, ठीक है। और मुझे ये फोन देना पड़ेगा और नेहा को मुझे 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, यस और नो। तो दोनों पार्टीज के पास क्या आ गए बेटा? कुछ ऑब्लिगेशन आ गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कूल, बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशन आ जाता है। सर ये तो बोल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या बिना कुछ बोले हुए या बिना कुछ लिखे हुए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? आंसर इज यस। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो और कार्ड इंसर्ट करते हो, पिन डालते हो, तो क्या आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप अपना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं? यस और नो? यस, ठीक है। गुड मॉर्निंग अनीशा। तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बिजनेस में भी आएगा और डे टू डे लाइफ में भी आएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाय वर्ड्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वर्ड्स भी हो सकता है। बस स्टैंड पे गए, बस आई, रुकी और आप बैठ गए, यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने बस कंपनी से, ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप क्या करेंगे? उसको किराया देंगे, आपकी ऑब्लिगेशन, और आपको बस स्टैंड तक, जिस स्टैंड तक जाना है आपको वहां तक
बस छोड़ेगी। बात समझ आई क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है जो हमारे लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगा, जहां भी कमर्शियल डीलिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन होते हैं। और ये ऑब्लिगेशन कौन लगाता है बेटा? ऑब्लिगेशन कौन लगाता है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ओनली। ऑब्लिगेशंस बाई कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अदर वर्ड्स में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो अपने लिए लॉ बना लेती है। जैसे बेटा मैंने बोला कि नेहा मैं आपको ये फोन 3000 रुपीज में दूंगा, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। और नेहा अगर इस बात से अग्री कर जाए, नेहा अगर इस बात से अग्री कर जाए, तो क्या हम लोगों ने आपस में अपने लिए कुछ लॉ बना लिया कि नेहा पहले एडवांस पेमेंट करेगी फिर मैं मोबाइल फोन भेजूंगा? यस और नो? तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अपने लिए, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए लॉ बना लेते हैं। लेकिन क्या सर अपने लिए ऐसा लॉ बना सकते हैं क्या जो इलीगल हो? कि नेहा कहे सर आपका फोन मैं ले लूंगी, बट इसके बदले में आपका जो दुश्मन है उसकी पिटाई कर दूंगी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? नहीं, अनलेस फॉरबिडन बाई लॉ। अनलेस फॉरबिडन बाई लॉ। आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? आज सिर्फ इंट्रो करेंगे क्योंकि आई नो आपकी क्लास भी है। कितने 9:30 पे क्लास है आपकी दूसरी? नहीं है? फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं, 10:45 पे है, फिर तो बहुत ही बढ़िया बेटा। कोई बच्चा बोल रहा था ना 9:30 पे है, ग्रुप में बोल रहा था कोई। आज नहीं है, मंडे से है आज। फिर क्या टेंशन है, मंडे से है, बहुत अच्छा। चलो फिर तो तकलीफ नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आराम से छोटा छोटा करेंगे, आधा घंटा करे खत्म करेंगे, बट फिर 1 घंटे की क्लास रखेंगे आज। ठीक है, तो आई होप कि अभी सब लोग आए क्यों नहीं, सो रहे होंगे ना, आज सैटरडे के दिन सोते हैं बच्चे। चलो कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग है। कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस और डे टू डे लाइफ में लगता है। जो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन से बाउंड हो जाते हैं, और सर अपने लिए खुद लॉ बनाती कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ हो। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है? यस। चलो आगे बात करते हैं फिर। वेरी नाइस। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट कॉल्ड एज जस इन परसोना। क्या बोलते हैं इसको बेटा? जस इन परसोनम। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। यहां तक नोट करके डन कर दो, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट नोन एज जस इन परसोनम। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। सर आप एक एग्जांपल समझिएगा। वाई ने, एक्स ने वाई को बोला बेटा कि वाई तुम मेरा पैसा कब लौटा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू रिटर्न माई मनी? नहीं, वापिस। वाई ने बोला आई हैड गिवन यू ₹1 लाख व्हेन यू आर रिटर्निंग। वाई कहता है मैडम एक्स मैंने आपको जो 1 लाख रुपया दिया था आप मुझे कब वापस करोगे? तो ये बोलती हैं ब्रो आई विल रिटर्न यू ऑन 31st of July। बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर बेटा, जो वाई का राइट है वो किसके अगेंस्ट में है? वाई का राइट
क्या पूरी दुनिया के अगेंस्ट में है या सिर्फ एक्स के अगेंस्ट में है? बताओ। वाई एक्स से रिकवर कर सकता है या दुनिया में किसी से भी? सिर्फ एक्स से। जैसे नेहा को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये फोन मैं 3,000 में बेच रहा हूं, तो नेहा, अगर मैं ये फोन नहीं देता हूं नेहा को, तो नेहा मेरे पे सूट फाइल कर सकती है या पूरी दुनिया पे सूट फाइल कर देगी? सिर्फ मुझ पे, है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्ट गिव्स यू राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस। या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में राइट देता है या ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर राइट देता है। ठीक है, सॉर्टेड है बेटा? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जस इन पर्सोनम। जस का मतलब होता है राइट। जस का मतलब क्या होता है बेटा? राइट। और पर्सोनम का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसा राइट आता है बेटा? जस इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट से कैसा राइट आता है? जस इन पर्सोनम। तो सर पर्सनल राइट के अलावा कोई और राइट भी होता है क्या? आंसर इज यस। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि इसका नाम क्या मानूं? ये कौन है? ये नाम बताओ जल्दी से, कौन है ये? एग्जाम्पल बिल्लू है? नहीं बेटा, मुझे तो साहिल लग रहा है। साहिल लग रहा है ये, ठीक है। चंपक कली, ये साहिल है। साहिल ने गोवा में एक घर खरीदा है बेटा। साहिल ने घर क्या, फार्म हाउस खरीदा है गोवा में। तो क्या इस घर के अगेंस्ट में उसका राइट सिर्फ बेचने वाले के अगेंस्ट में है या पूरी दुनिया के अगेंस्ट में? साहिल का घर है, इस घर के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उसका लीगल राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड या अगेंस्ट सिर्फ बेचने वाला? मतलब खाली बेचने वाला आके नहीं रहेगा दुनिया में, बाकी कोई भी आके रह जाए? नहीं बेटा नंदिता, जिससे घर खरीदा है सिर्फ वो नहीं रहेगा आके इसमें और पूरी दुनिया रह सकती है। नहीं बेटा, दिस इज द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सर मेरा घर मेरा ही है, उस पे आके कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग आफजिया। मेरा घर मेरा ही है, उस पे कोई भी आकर के और कब्जा नहीं कर सकता। तो सर ऐसे राइट को क्या बोलते हैं बेटा? राइट इन रेम। चलिए, तो आप बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गए बेटा, 15 मिनट लेट हो गए। आप एक काम करोगे? मैं अच्छा हूं आफजिया। आप एक काम करोगे, शुरू से देखो ना, या रुक जाओ, आगे से समझ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में कैसा राइट होता है बेटा? जस्ट इन पर्सोनम या जस्ट इन रेम? कॉन्ट्रैक्ट में कैसा राइट होता है? जस्ट इन रेम या जस्ट इन पर्सोनम? नहीं अनिशा बेटा, सिर्फ जस्ट इन पर्सोनम होता है। बोथ क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट नोन एज जस्ट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट किया फोन खरीदने का, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अनअकैडमी से, तो अगर अनअकैडमी ने जो प्रॉमिस किया है आपको वो नहीं देता है, तो आप सूट फाइल करोगे किसके ऊपर? अनअकैडमी के ऊपर या 12th वाले टीचर के ऊपर भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका राइट है सिर्फ जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अगेंस्ट में, ठीक है। बट सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ आपके राइट्स ऐसे भी होते हैं जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। नहीं, अनअकैडमी के भी उसे जस्ट इन रेम भी नहीं बेटा। अगेंस्ट द होल वर्ल्ड का मतलब क्या है? जो चीज आपका है वो आपका है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता, ये खरीदने से हो जाता है। जो चीज आपने खरीद लिया है वो उस पे आपकी दुनिया के खिलाफ राइट होगा बेटा। ये मोबाइल आपका है या जिस मोबाइल में आप देख रहे हो क्लास वो आपका है, तो आपसे कोई छीन सकता है क्या? नहीं सर, आपका राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आपका मोबाइल, आपका घर, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, वो आप उसके मालिक हो। तो जब आप कोई चीज खरीद लेते हो ना, तो आपके पास राइट होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास जस्ट इन पर्सोनम का राइट होता है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे लेने का अधिकार होता है, जो भी चीज खरीदने का या जिसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। आगे बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा राइट क्रिएट करता है बेटा? जस्ट इन पर्सोनम।
चलो, हाँ बाय कर लेंगे तो जस्ट इन रेम, बहुत जैसा ही। तो जस्ट इन रेम क्या होता है? राइट ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। आपकी बाइक, आपका घर, उसके ऊपर आपका जो राइट है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। नो बॉडी इन द वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब हिम इन हिज राइट। तो जो आपका घर है उसमें रहने से आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, जब बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, तो अगर सेलर गुड्स नहीं बेचेगा तो बायर क्या करेगा? सेलर के ऊपर सूट फाइल कर देगा। बायर पैसा नहीं देगा तो सेलर बायर से सूट फाइल करेगा, है ना? तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट में राइट मिलता है, जबकि जब सेल हो जाता है तो आपके पास जो आपका सामान आ गया है, जो चीज आ गई है, उसके अगेंस्ट में होल वर्ल्ड the right of legal action against or to enforce a legal duty of particular person or a group of person, basically right against specific person। चलो, तो कुछ हो जाए, हमारे एमसीक्यू कर लिया जाए, कुछ एमसीक्यू कर लिया जाए। 1.1 The law of contract creates the right known as A, B, C or D। बहुत बढ़िया। अच्छा अलीशा, मैं रीड कर दूंगा बेटा। 1.3 The law of contract is nothing but A child of commercial dealing, B a child of religion, C a child of day-to-day politics, D a child of economics। बहुत बढ़िया, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सभी लोग 2 आउट ऑफ 2 है यहाँ पे टॉप 10 में, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, अब और आगे बात करते हैं। इंडिया में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए जो एक्ट है इंडिया में, वो कौन सा एक्ट है बेटा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत बढ़िया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? शॉर्ट टाइटल। एक्ट का नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है या जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है? क्या कहते हो, ए या बी? ए पूरे इंडिया पे, बी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया पे। ए या बी? ए पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है बेटा, ठीक है। 2019 के बाद जब इंडिया में एक एक्ट आ गया नेम्ड एज, हाँ क्या एक्ट का नाम है बेटा? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट। उसके बाद से बेसिकली आर्टिकल 370 हटने के बाद द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रिकंस्ट्रक्शन एक्ट आया, और उस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लॉ थे अब वो पूरे इंडिया पे लगेंगे, ठीक है, ऐसा करके आ गया। तो आज के टाइम पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कहां एप्लीकेबल होगा बेटा? होल ऑफ इंडिया। ओके है, और आगे बात कर लेते हैं। ये एक्ट कितना पुराना है? नाम देख रहे हो बेटा, 1872। तो क्या ये एक्ट नया है या बहुत पुराना है? कब से आया होगा ये एक्ट?
1872 से आया हुआ एक्ट है। कितना पुराना एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। इसका किस डेट से एप्लीकेबल हुआ इंडिया में? ये एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 से। और सर ये एप्लीकेबल कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहेगा? जो 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे, क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट entered on or after 1 सितंबर 1872। बोलिए, बात समझ आ गई क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 1872। यहां तक डन है? चलिए, कितने सेक्शंस हैं बेटा इस चैप्टर में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। वैसे ओरिजिनली पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड था बेटा। कितने चैप्टर्स थे ओरिजिनली? कितने चैप्टर थे बेटा यहां पर? 12। लेकिन आज के टाइम पे इनसे 2 चैप्टर काट दिए गए और 2 अलग एक्ट बना दिए गए। एक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, और एक का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये क्या कर दिए गए बेटा? ये दोनों एक्ट हटा दिए गए। तो आज के टाइम पे टोटल कितने चैप्टर बचे हैं क्या नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? गुड मॉर्निंग रोहित। टोटल कितने चैप्टर है? हाउ मेनी चैप्टर्स नाउ? तो आप बोलोगे सर 10 चैप्टर्स है। कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं। ओके सर, कितने सेक्शंस हैं? हाउ मेनी सेक्शंस? हाँ, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है। सीएस के सिलेबस में सीए में है। चार्टर्ड अकाउंट्स वाले सीए वाले में, सीए फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है और आईपीए भी है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर्स हैं। तो सर अगर मैं बात करूं आईसीए में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेनली क्या क्या पढ़ना है बेटा आज के टाइम पे? तो मेनली 2 टाइप की चीजें पढ़नी है। सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 75 को हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल प्रिंसिपल्स। एंड देन सेक्शन नंबर 124 से 238 तक ये हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल जरूरी नहीं बेटा, बट मैं तो बता दूंगा ना आपको। हाँ, क्या है ये? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं? जैसे सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा? बेलमेंट, प्लेज, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी, एजेंसी। ये है टॉपिक पढ़ने आपको सेक्शन नंबर 124 से लेकर के 238 में। अभी किसी बच्चे का सवाल आया जो आना भी चाहिए था, सर सेक्शन नंबर 76 से 123 कहां गया? नालायक बच्चा, अभी अभी बताया 2 चैप्टर काट दिए गए। सेक्शन नंबर 76 से 123 डील करता था उस चैप्टर को जो कि रिलेट करता था सेल ऑफ गुड्स को। तो ये हटा करके आज के टाइम पे नया एक्ट बना दिया गया। वैसा ही 239 से आगे के सेक्शंस जो थे वो किसको रिलेट करते थे बेटा? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि हटा दिया गया। तो इसीलिए आज के टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 पार्ट है बेटा। एक को बोलते हैं हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स कितने से कितने में है?
सेक्शन नंबर 1 to 75 में, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने से कितने में है? 124 से 238 में। बात समझ आ गई क्या? ये ओवरऑल सिलेबस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आपको क्या पढ़ना है? आपको मेनली बेसिक्स पढ़ने हैं। CS डबल ET और CA फाउंडेशन लेवल पे बेसिक पढ़ाई करनी होती है, बहुत बेसिक पढ़ना होता है, और उसके बाद फिर आगे के लेवल्स में आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना होता है। चलिए, तो आपको यहां तक बात समझ आ गई क्या? यहां तक बात समझ आ गई? जो मैंने बातें कराई जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूं। बोला सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, और ये सिर्फ बिजनेस के ऊपर नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनके ऊपर एक एक ऑब्लिगेशन आ जाती है ना? और ये जो ऑब्लिगेशन उन्हें खुद बनाई होती है, मतलब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो अपने लिए लॉ बना सकती है जब तक ये फॉरबिडन बाय लॉ ना हो। और सर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है, कोई तीसरे पर्सन के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है। और सर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में किस एक्ट में दिया हुआ है? तो आपने बोला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया है सर। एप्लीकेबल कहां पे होगा? तो आपने कहा एक्सटेंड होगा पूरे इंडिया में। कब आया था? 1 सितंबर 1872 में। एप्लीकेबल कब से होगा? सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे आफ्टर 1 सितंबर 1872 उसके ऊपर लगेगा। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली 12 चैप्टर में था, आज के टाइम पे कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। उसमें सेक्शन नंबर 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल है, और 124 से 238 कैसे बेटा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर हाँ तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्विज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए फिर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिवाइडेड इनटू A3, B8, C10, D12। कितने चैप्टर्स हैं? कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है बेटा? A, B, C और D। अभी अभी बताया था, उसके बावजूद भी 18% गलत हो गए। कोई बात नहीं सर, ठीक है। आज के टाइम पे कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, ओरिजिनली 12 थे। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, कब से आया बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में? फ्रॉम 1 सितंबर 1872 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब 1 सितंबर 1872 आफ्टर 1 सितंबर 1872। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? सोच समझ के आंसर करेंगे। अभी अभी 2 मिनट पहले बताया है। हाँ 56% करेक्ट आंसर। नालायक, अभी तो बताया एप्लीकेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 1872। डिस्कनेक्ट हो गया नदी तक। तो 1 सितंबर 1872 या उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो हम लोग कब क्या बोलेंगे बेटा? कब से एप्लीकेबल है? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। आफ्टर का मतलब क्या हुआ? 2 सितंबर 1872 से लगेगा क्या? नहीं सर, 1 सितंबर 1872 को जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके बाद जो भी किए गए उनके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B of Srinagar entered into a contract on 1 September 2020। चलो 1 सितंबर 20 को A और B दोनों श्रीनगर के हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको बताना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन दे एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्या दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होंगे? ऑप्शन नंबर ए यस, बिकॉज दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। B no, because Srinagar is not a part of India. C no, because the act does not extend to state of Jammu and Kashmir. D none of the above। ठीक है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत बढ़िया, 92%। जिन्होंने भी लगाया है
जिन्होंने भी लगाया है बी बेटा, उनको जीके पढ़ने की बहुत जरूरत है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है। नो, बिकॉज श्रीनगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, नालायक। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का कैपिटल है, एंड जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, और वहां पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, एलबी दिखाना, लो नालायक। उनको जिन्होंने भी बी लगाया ना बेटा, उनको बहुत जरूरत है कि जा करके कुछ थोड़ा मोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ें। हाँ, चलो, ऑल राइट है। एक्स डी इन द कमेंट बॉक्स। चलो सर, आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। 1.7, a contract creates a right and obligation of parties to it, b obligations of the parties to it, c mutual understanding between the parties to it, d mutual lawful rights and obligation of parties to it। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए, बी, सी और डी। दैट्स अ रॉन्ग टच, एक्चुअली दैट्स अ रॉन्ग टच, ठीक है। तो जिसने भी डी लगाया है उनका करेक्ट है बेटा, 50% लोग डी पे आए हैं। हाँ, सो म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू इट, ठीक है ना। सर म्यूचुअल क्यों लगाया? हाँ, जिसने भी डी लगाया अच्छा लगाया बेटा। म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ, म्यूचुअल का मतलब क्या है? एक दूसरे के अगेंस्ट में राइट क्रिएट हो जाता है। यही तो बात किया हमने अभी तक, यही तो बोला है ना कि सर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मेक लॉ फॉर देमसेल्व्स, है ना, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। और हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का होता है क्या? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसके लिए? एक दूसरे के लिए, दुनिया के लिए? एक दूसरे के लिए। अगर बायर नहीं सेल करता तो सेलर उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर बायर पैसा पे नहीं करता तो। और सेलर अगर सामान नहीं देता तो बायर उसके ऊपर सूट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स करेगा, ठीक है। आज नेक्स्ट है इन अग्रीमेंट्स ऑफ प्योरली डोमेस्टिक नेचर। अच्छा, ये भी नहीं कराया है। चलिए, अब यहां से हम लोग आगे बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। मजा आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.10 करो जरा। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय ए स्टेट, बी स्टैट्यूट, सी पार्टीज, डी कस्टम ऑफ यूजेस। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कौन क्रिएट करता है? ए, बी, सी और डी। (63% करेक्ट जवाब आ चुके हैं। सर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आर क्रिएटेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, चलिए सर, ए सेल्स हिज कार टू बी, A has right to recover the price of the car from B. This right is A, right in rem, B, right in personam, C, right in rem as well as right in personam, D, moral right। A, B, C और D। ये is लिखा है बेटा, is मत पढ़ना, इनको in पढ़ना, ठीक है, in। (69% करेक्ट जवाब। हाँ बेटा, जो ए लगा रहे हैं 19% राइट इन रेम, वो गलत है। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अरे भाई, ए ने अपनी कार बी को बेचा है, तो पैसा लेने का अधिकार सिर्फ ए से होगा कि पूरी दुनिया से होगा? पैसा लेने का अधिकार ए का सिर्फ बी से होगा या पूरी दुनिया से? सर सिर्फ बी से होगा, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन है। और सी जो लगा रहे हैं बेटा, उनका तो मेरे को समझ नहीं आया क्यों लगाया उन्होंने राइट इन रेम एज वेल एज। जब खरीद लेंगे उसके बाद होगा ना अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट में राइट कैसा होता है बेटा? राइट इन पर्सोनम होता है, जस्ट इन पर्सोनम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। ए ओन्स अ रेजिडेंशियल फ्लैट, he is entitled to quiet possession and enjoyment of his property. This is called A, right in personam, right in rem,
मोरल राइट एंड देयर इज नो राइट एट ऑल। करेक्ट ऑप्शन क्या है? %73 करेक्ट आंसर सो फार। और ये रहा लीडर बोर्ड। अभी तक नेहा, निष्ठा, भाविक, नंदिता, चारू, आपजिया, देवांशी, साहिल, खुशी है। खुशी, अरे वाह, दोनों खुशी हैं, बहुत बढ़िया। अभी लीडर बोर्ड में, कूल। चलिए सर, और आगे बात करेंगे हम लोग, और आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, WP वाला पॉइंट। WP क्या है बेटा? WP क्या है? रॉन्ग पोल वाला पॉइंट। बेटा जी ध्यान देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होगी, है ना, एक को बोलते हैं प्रोमिसर, एक को बोलते हैं प्रोमिसी। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा किसको प्रोमिसर बोलते हैं और किसको प्रोमिसी बोलते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ राइट्स बनते हैं और ड्यूटीज बनते हैं। मतलब प्रोमिसर प्रोमिसी पे सूट फाइल कर पाएगा और प्रोमिसी प्रोमिसर पे। तो इसका मतलब क्या है बेटा? म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होगा। मतलब सर मैंने ये फोन नेहा को बेचने का प्रॉमिस किया है ना, तो नेहा मेरे पे सूट फाइल कर सकती है अगर मैं ये फोन नहीं बेचूंगा तो, ठीक है। और नेहा अगर प्राइस नहीं देगी तो मैं नेहा के ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं। तो ये हम दोनों का आपस का म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो गया। राइट भी तो है, मेरे को फोन देना है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। नेहा ने पैसे देने हैं, ये नेहा का ऑब्लिगेशन है। मैं नेहा से पैसा रिकवर कर सकता हूं, ये मेरा राइट है। नेहा मुझसे फोन रिकवर कर सकती है, नेहा का राइट है बेटा। तो क्या बना? म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जबकि ऑप्शन नंबर ए में था सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लेकिन एक्चुअल प्रिसाइज क्या है? म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या त्रियांश बेटा? मस्त, एकदम क्लियर है। चलो अनिशा, इस एक्ट में कितने सेक्शन हो गए? आप बेसिक काउंट तो कर ही सकते हो ना बेटा, आपको बता तो दिया 1 to 75 है और फिर 76 से 238 है, तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? अब ये भी कैलकुलेट करके बताओ बेटा। नहीं, कैलकुलेट करके बताओ बोलो तो। हाँ सॉरी बेटा, 124 से 238। हाँ मैं कैलकुलेट करके बताऊं? बेसिक है 120, 238 में से 124 माइनस कर लो, कितना है बेटा इधर? चलो 114 सेक्शंस प्लस 75 सेक्शन, टोटल कितने हो गए? 189 सेक्शन, सॉरी 289 सेक्शंस। अरे नहीं 189 ही, 189 सेक्शंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। कितने सेक्शन हो गए? अभी क्लियर है? नालायक बच्चा। अब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या सुनते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट भी सुनते हैं, अग्रीमेंट भी सुनते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट सेम ही चीज होता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट सेम ही चीज होता है? देखो सुनने में तो एक जैसा ही लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है लैंडलॉर्ड, ये है कौन बेटा? लैंडलॉर्ड। और ये है कौन? टेनेंट। ये किराए पे घर लेने आई हैं। इन्होंने बोला कि सर मुझे आपका घर किराए पे लेना है, मैं 5,000 रुपये पर मंथ दे सकती हूं। बी ने कहा ओके, चलो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रेंट का अग्रीमेंट होता है? क्या लगता है आपको? रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अग्रीमेंट है? क्या है भाई साहब ने गलत बोला? अच्छा अग्रीमेंट होता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ओके, मैंने भी कुछ नहीं बोला कि अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लड़की, क्या नाम रखूं इसका बेटा? कौन है ये कौन है बच्चा?
इसका नाम बताओ जल्दी से जरा। हुइची, लिया, आवजिया। हाँ ये अच्छा लग रहा है, लिया नहीं बेटा, ये आवजिया है। एक दिन जंगल में घूम रही है, उनको एक भैया मिले जिनके हाथ में तलवार है। ठीक है, बहुत इनोसेंट बच्चा है। आवजिया बोलती, सर हु आर यू? ये बोलता है, हा हा हा, आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। क्या बोल रहे हो बेटा? आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब सवाल यह है कि यहां पर वर्ड क्या यूज कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या किसी को किल करना कॉन्ट्रैक्ट है? फिल्मों में देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किल करने के लिए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बड़ा मुश्किल सवाल है। जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो रेंट का, आप कह रहे कि नहीं सर अग्रीमेंट बोलना चाहिए, रेंट अग्रीमेंट प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये लैंडलॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। इधर जो किल कर रहा है वो बोल रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं। तो क्या कोई डिफरेंस भी है कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में? आंसर इज यस। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट में और अग्रीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रियल में, एक्चुअल लाइफ में डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। फिर से एक छोटी बच्ची है बेटा, आवजिया मान लेते हैं, एज है इनका 7 ईयर ओल्ड। ये छोटी आवजिया है बेटा। कितनी एज है इनकी? 7 ईयर। अरे फॉर दैट मैटर 17 भी कर लो यार। ठीक है, लो 17 कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो? 17 ईयर ओल्ड। जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर। ओके सर, ये गई हैं, एक आइसक्रीम वाले भैया खड़े हैं यहां पर, आइसक्रीम वेंडर है। इनको बोले भैया भैया, सॉरी भैया भैया नहीं बेटा, भाया भाया, मेरे को ये आइसक्रीम मिलेगी क्या? उसने बोला बिल्कुल मिलेगी, 10 रुपीज लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 10 रुपीज लगेंगे। कहती ओके। ओके नहीं बेटा, ओटे, दे दो मेरे को। हाँ 17 ईयर की है ना। अच्छा लेकिन नहीं यार, 17 में कौन बोलता है ओटे? अच्छा ठीक है, 7 ईयर की होती तो ऐसा बोलती, 17 वाला बोलते हैं ओके दे दो। सवाल यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन आवजिया एंड बी फॉर भैया? बोलो यस और नो, यस और नो। कमेंट मेरे को दिख नहीं रहा, आप लोग कर नहीं रहे हैं कि दिख नहीं रहा मेरे को? इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? मुझे लगता है अभी मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, किसी का कमेंट नहीं आ रहा। लेट मी रिफ्रेश इट वंस। हाँ WPS क्या बोलूं मैं? वापस बोलो सर। सवाल है कि क्या आवजिया के बीच में और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यस और नो? नो कह रहे हैं सब लोग। तो कैसे पता लगाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट बोलूं कि एग्रीमेंट? चलो अग्रीमेंट हुआ, क्या कहते हो? अग्रीमेंट हुआ। बिल्कुल, हाँ ध्यान देंगे बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। कोई बात नहीं आवजिया, कोई बात नहीं, बताता हूं मैं। और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अग्रीमेंट जो होता है बेटा, जो अग्रीमेंट है ना, ठीक है ना, वो एनफोर्सिएबल भी हो सकता है। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या? अगर एक पार्टी ने कन्फर्म नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाकर के उससे परफॉर्म करवा सकती है या डैमेज क्लेम कर सकती है। और नॉट एनफोर्सिएबल भी हो सकता है। कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो सोशल अग्रीमेंट होते हैं, क्या होते हैं? सोशल अग्रीमेंट होते हैं, या फिर
जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये सर कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए नंदिता ने और किसका नाम लूं यहां पे, चारू ने, इन दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि सर इनकी एक कोई दुश्मन है जो क्लास में इनसे ज्यादा नंबर ले आती है, उसको पिटवाना है। ठीक है, पैसे भी दे दिए उस थर्ड पर्सन को, लेकिन उसने उस दुश्मन की पिटाई नहीं करी। तो क्या सर ये लोग, हाँ सुपारी, क्या ये लोग कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, सूट को इन्फोर्स करा सकते हैं क्या कि जज साहब देखो ना, पैसे भी ले लिए और मारा नहीं? हाँ करा सकते हैं क्या? ऐसा एनफोर्सिएबल नहीं होता है। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं, जबकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होंगे जो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। और जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब वाइडर टर्म कौन सा हो गया, विच वन इज द वाइडर टर्म, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट इज द वाइडर टर्म, अग्रीमेंट इज द वाइडर टर्म। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। अग्रीमेंट के अंदर क्या आ गया बेटा, अगर वो एनफोर्सिएबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट है। अगर वो एनफोर्सिएबल है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। और जो बाकी का एरिया है वो क्या है बेटा, ये सब क्या चीजें हो गई, नॉट एनफोर्सिएबल। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इस एरिया को क्या बोल देते हैं, ये जो फिल किया हुआ एरिया है वो क्या बन गया बेटा, ये जो एरिया हो गया वो क्या बन गया, नॉट एनफोर्सिएबल हो गया। तो सर ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग वॉइड अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल हो जाए उसको तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो एनफोर्सिएबल नहीं होगा उसको हम लोग वॉइड एग्रीमेंट बोल देंगे। यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है? कहने का मतलब मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अग्रीमेंट के साथ अगर मिल जाए क्या चीज, एनफोर्सिएबिलिटी, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सर वापस से एग्जांपल पे चलते हैं। जो रेंट वाला अग्रीमेंट था तो क्या हम उसको रेंट अग्रीमेंट बोल सकते हैं? आंसर इज यस, अग्रीमेंट तो बोल ही सकते हैं, अग्रीमेंट तो है ही है। लेकिन क्या वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा? कल को किराया नहीं देगी वो जो टेनेंट है, तो क्या कोर्ट में जाकर के किराया एनफोर्स करवा सकते हैं? या कल को रहने नहीं देता लैंडलॉर्ड, तो क्या टेनेंट कोर्ट में चली जा सकती हैं? आंसर इज यस। तो रेंट अग्रीमेंट क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट टू किल वाला एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, क्या वो सच्ची में कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कोर्ट में एनफोर्सिएबल होगा? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट टू किल इज, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या है बेटा, वो जो एनफोर्सिएबल नहीं होता। अग्रीमेंट तो था लेकिन वो एनफोर्सिएबल नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड अग्रीमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, वो सिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। अभी आपको क्या बोलना है, वॉइड अग्रीमेंट। जो चीज एनफोर्सिएबल ना हो शुरू से ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? आंसर इज यस। सर अग्रीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना? अग्रीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एनफोर्सिएबल है और एक नॉट एनफोर्सिएबल है। एनफोर्सिएबल है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, नॉट एनफोर्सिएबल है तो उसको वॉइड अग्रीमेंट कर देते हैं, है ना? वाइडर टर्म क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट? वाइडर टर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट? अग्रीमेंट। ऑल अग्रीमेंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्योंकि बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
बोलो ट्रू या फॉल्स, कमेंट करके TIF लिख दो। ट्रू। जैसे कि सोशल नेचर का अग्रीमेंट है, इलीगल नेचर का अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो एक बात तो अपने को समझ में आई कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो सर हमने किसी से बाइक खरीदने का एडवांस पेमेंट कर दी, तो उसने बाइक नहीं दी, तो बिल्कुल इन्फोर्सिबल होगा। कोर्ट में जाकर के आप अपना पॉइंट रख देंगे, कोर्ट कहेगा कि तुम बाइक दो, अगर वो बाइक नहीं दे पाएगा, किसी और को बेच चुका होगा, तो कोर्ट बोलेगा तुम जुर्माना दो, डैमेज दो, सही ऐसे ही होगा ना। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत समझने के लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा बेटा, अग्रीमेंट समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ किस चीज का फर्क है, एनफोर्सिएबिलिटी का। अगर एनफोर्सिएबल है तो सर वही एग्रीमेंट को हम लोग बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो सर अब जरा बताइए अग्रीमेंट क्या है, अब जरा बताइए हमें कि एग्रीमेंट क्या है। तो अग्रीमेंट बना है बेटा दो चीजों को मिलाकर के। क्या क्या अग्रीमेंट किस चीज से बना है, दो चीजों से, बेसिकली प्रॉमिस और कंसिडरेशन। नहीं बेटा रुक जाओ बच्चे, अग्रीमेंट बना है दो चीजों से। क्या क्या बेटा, प्रॉमिस से और कंसिडरेशन से। और फिर फर्दर अगर मैं बात करूं तो प्रॉमिस बनी है दो चीजों से, एक है ऑफर और एक है एक्सेप्टेंस। तो ये है पूरा चार्ट। शुरुआत होता है ऑफर से, उसके बाद पार्टी करेगी उसको एक्सेप्ट, तो हम इसको बोल देंगे प्रॉमिस। प्रॉमिस में मिल जाएगा कंसिडरेशन, तो बन जाएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में मिल जाएगा इनफोर्सिएबिलिटी, तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग कहां से हुआ, कहानी कहां से शुरू हुई बेटा, ऑफर से। उसके बाद क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्रॉमिस बोल देते हैं। प्रॉमिस में क्या चाहिए बेटा, फर्दर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन मिल गया तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, अग्रीमेंट बोल देते हैं। और फोर्थ चीज क्या चाहिए, अगर वो अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल है तो बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में, ये 1 2 3 4 की कहानी समझ आई क्या, 1 2 3 4 की कहानी समझ आई, यस। तो अब आप पूछोगे सर प्रॉमिस क्या होता है, तो मैंने कहा प्रॉमिस जो होता है ना बेटा, वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिला के बना क्या, प्रॉमिस। बोलो सर एग्जांपल से समझाओ, प्रॉमिस क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, यही ना। सर एग्जांपल से समझाओ जरा, ऑफर क्या होता है, फिर समझा देना एक्सेप्टेंस, तो हमें प्रॉमिस समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब प्रॉमिस समझ में आ जाएगा तो कंसिडरेशन मिला करके अग्रीमेंट बन जाएगा। अग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। ऐसे ही होगा ना। फिर सर ऑफर समझा दीजिए, मैंने कहा रुको बेटा ऑफर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ऑफर के लिए क्या करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये रुक जाओ, चलो बहुत सारे ऑफर देने हैं। हाँ छोड़ो ना, ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं, पीपीटी के बाद पे आएंगे, एक ऑफर यहीं से कर लेते हैं। ये रहे बेटा, बहुत सारे ऑफर हैं यहां पर। ए फॉर आफजिया ने बी फॉर भैया को बोला, भैया आई वॉन्ट टू परचेज आइसक्रीम फ्रॉम यू, इज दिस एन ऑफर, क्या ये ऑफर है। आई वॉन्ट टू परचेज योर आइसक्रीम, इज दिस एन ऑफर, यस। कैसे पता लगाया आपने कि ऑफर है, सर
व्हेन अ पर्सन, यहां पर हमारे एग्जांपल में पर्सन कौन है बेटा? ए। सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज का मतलब क्या है बेटा? जताना, बताना, एक्सप्रेस करना, है ना? एक्सप्रेस करता है। किसने एक्सप्रेस किया? ए ने, कि भैया मुझे आइसक्रीम खरीदना है। हिज विलिंगनेस मतलब कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। सर कहने का मतलब ऑफर दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर भी और नेगेटिव ऑफर भी। बोलो कैसी बात कर रहे हो सर? नेगेटिव ऑफर कैसे हो सकता है? सर मान लीजिए ए ने बी से लोन लिया हुआ है और वो पेमेंट नहीं कर रहा, ड्यू डेट निकल चुका है। बी ने बोला है, बी ने बोला है कि मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा क्योंकि तुमने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया। ध्यान समझिए, एक तरीका है तुम्हारे पास, मैं तुम पे सूट नहीं फाइल करूंगा अगर तुम मुझे एडिशनल 5,000 रुपया दो। कुछ नहीं करने का भी ऑफर हो सकता है क्या? आई विल नॉट फाइल अ सूट ऑन यू इफ यू पे मी एडिशनल 5,000। क्या ये भी ऑफर हो सकता है? आंसर इज यस, ये भी ऑफर हो सकता है। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। when a person signifies to another his willingness to do or not to do। हाँ, not to do को लीगल वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा? abstain from doing। क्या बोलते हैं? abstain from doing। with a view to, ऐसा करने के पीछे जो ऑफर दे रहा है उसका मकसद क्या होता है? सामने वाले की सहमति मिल जाए, यही ना? to obtain the assent of such other person। ए ने जब बी को बोला कि भैया मैं आपसे आइसक्रीम खरीदना चाहती हूं, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या था? कि सामने वाला हाँ बोल दे और ए को मिल जाए आइसक्रीम। क्लियर है बेटा? बात यहां तक क्लियर है? यस। तो ये तो था ऑफर। अच्छा, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑफर के लिए मेन बातें क्या क्या आ गई? एक पर्सन होगा, वो अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करेगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ऐसा करने के पीछे जो उसका ऑब्जेक्ट है, व्यू है ना, पर्पस है, वो सामने वाले की सहमति लेनी है। तो हम क्या बोलेंगे? ए ने ऑफर कर दिया है। अब जब ए ने ऑफर कर दिया बेटा, अच्छा ऑफर का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रपोजल। ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। और ये डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में। ओके, ऐसा ही डेफिनेशन ऑफर का है बेटा। तो जब ऑफर दे दिया किसने? ए ने, तो अब बी क्या काम करेगा बेटा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आइसक्रीम वाले भैया को अगर बेचना होगा 10 रुपए में आइसक्रीम तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। या जो डेटर है उसको ये ऑप्शन ठीक लगता है कि 5,000 दे करके केस होने से बच जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर ए उसको रिजेक्ट कर सकता है। यही मतलब ना? तो सेकंड चीज क्या आ गया बेटा? एक्सेप्टेंस। तो जिसको ऑफर दिया गया, जिसको ऑफर दिया गया, द पर्सन टू whom the offer is made, जिसको भी ऑफर दिया गया अगर अपनी सहमति दे दे, मतलब आइसक्रीम वाला भैया मान जाए आइसक्रीम बेचने के लिए, तो ऑफर क्या कहलाएगा? ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और ये डेफिनेशन कहां दिया है बेटा? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी में ही दिया गया है।
ठीक है बेटा। सेक्शन नंबर 2 क्लोज बी और किसकी बात करता है? प्रॉमिस की बात करता है। बोलता है ऑफर वंस एक्सेप्टेड, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अगर ऑफर हो गया एक्सेप्टेड तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। और आपको मैंने क्या बताया कि सर शुरुआत होता है ऑफर से, उसको अगर मिल गई एक्सेप्टेंस तो बन गया प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ क्या मिल जाए? कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट अगर हो जाए एनफोर्सेबल तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा चेंज समझ में आ गया आपको बेटा? ये पूरा चेंज समझ में आ गया? जल्दी से मैं आपको बस खाली कंसिडरेशन करा दूं, कंसिडरेशन का डेफिनेशन करा करके आज की क्लास को हम लोग बाय बाय कर देंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा। चलिए तो फटाफट से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कंसिडरेशन को समझ लेते हैं। कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है बेटा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी में। कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? शुरुआत हुआ ऑफर से, फिर हुआ एक्सेप्टेंस, तो ऑफर कहां है बेटा? 2A में। फिर है एक्सेप्टेंस, कहां है? 2B में। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलाकर के क्या बन जाता है बेटा? प्रॉमिस हो जाता है। प्रॉमिस में मिला दो क्या? कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट, ठीक है? तो जरा कंसिडरेशन समझ लेते हैं बेटा। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? समथिंग इन रिटर्न। इसी का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो। क्या वर्ड है बेटा? क्विड प्रो क्यो। इसका जो लीगल डेफिनेशन है वो कुछ क्या कहता है बेटा? वो बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के कहने पर द प्रोमिसी और सम अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी या कोई और थर्ड पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। अगर सर ऑफरर ने बोला था ये काम करना है, पॉजिटिव ऑफर दिया था, तो ऑफरी ने अगर वो कर दिया, या अगर ऑफरर ने बोला था नहीं करना है तो ऑफरी ने वो नहीं किया, तो क्या कहलाएगा बेटा? ये कंसिडरेशन। डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। क्या फर्क है सर ए और बी में? ए पास्ट में था, बी प्रेजेंट में है, और सी क्या लिख रहा हूं बेटा? प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और सी क्या है बेटा? फ्यूचर में है, वादा है, प्रॉमिस है। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, द प्रोमिसी और सम अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, has done or abstained from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, doing something. तो तीन चीजें आ गई बेटा यहां पर। क्या? एक्ट, पॉजिटिव ऑफर था और प्रोमिसी ने वो काम कर दिया, या करता है, या करने का प्रॉमिस करता है। एब्सटीनेंस, नेगेटिव ऑफर था और प्रोमिसी ने वो काम कर दिया, या करता है, करने का ऑफर करता है। और प्रॉमिस अगर फ्यूचर चीज के लिए तो क्या हो गया बेटा? प्रॉमिस। तो सच एक्ट, एब्सटीनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फ्लो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फ्लो बन गया। सेक्शन नंबर 2E में अग्रीमेंट डिफाइंड है।
सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई में क्या डिफाइंड है? अग्रीमेंट। क्या बोलता है अग्रीमेंट? अग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस, और प्रॉमिस क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना? और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसी को तो बोलते हैं हम लोग अग्रीमेंट। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोल देते हैं। और अग्रीमेंट के बाद आता है क्या? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। वो डिफाइंड है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में, जो कि बोलता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ is called a contract। चलिए बीच में देखो बेटा, एक बार क्विक रिकैप कर दूं, जल्दी से बोलो, क्विक रिकैप कर दूं। क्या क्या सेक्शंस पढ़े आज हम लोगों ने? यस, सेक्शन नंबर 1 किस चीज के लिए था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। ये बातें कहां लिखी थी? सेक्शन नंबर 1 में। फिर आ गए थे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में, जो कि किसको डील करता था बेटा? प्रपोजल को, बोले तो ऑफर को। फिर आ गया था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी, क्या था? प्रॉमिस था या एक्सेप्टेंस था। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज सी मैंने आपको भी नहीं बताया था, अभी बता दूंगा, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी है। फिर आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी। ये क्या है सर? ये है कंसिडरेशन। क्या है बेटा? ये कंसिडरेशन। फिर आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। क्या है ये? अग्रीमेंट। और फिर आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट। बीच का एक टॉपिक रह गया था, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ऑफरर था वही बन जाता है क्या? प्रॉमिसर। अगर ऑफरर का ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, जो ऑफर दे रहा था उसका ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या बन जाते हैं? प्रॉमिसर। जो ऑफरी था, जिसको ऑफर दिया गया था, उसने अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफरी को क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है? नोट कर लीजिए बेटा, प्रॉमिसर का मतलब होता है द ऑफरर बिकम्स प्रॉमिसर, एंड प्रॉमिसी कौन होता है? एंड द ऑफरी बिकम्स प्रॉमिसी आफ्टर। कब? द ऑफर इज एक्सेप्टेड। आ गया समझ पूरा कहानी? सेक्शन नंबर 2A से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 2H तक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस। समझ आया? अच्छे से समझ आया? पूरा सीक्वेंस में समझ आया? बेसिक से शुरू किया, 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे 11 मिनट की क्लास में अपन लोग आज इतना कुछ पढ़ के बैठ गए हैं, ठीक है? सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, नहीं 8th को होगी ना नेक्स्ट क्लास।